नमस्कार दोस्तों। अब मैं आपको आज कैटल की थ्योरी से कुछ खास और महत्वपूर्ण प्रश्नों पे प्रकाश डालने की पूर्ण कोशिश कर रही हूँ। आप कृपया ध्यान से समझें। देखिए, पहला प्रश्न मैंने लिया है कि कैटल के सिद्धांत को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी फैक्टर, टू फैक्टर, फाइव फैक्टर या फिर फैक्टर एनालिसिस। तो जी हाँ दोस्तों, इसे हम लोग कैटल की थ्योरी को फैक्टर एनालिसिस थ्योरी कहते हैं। अब इसमें एक प्रश्न लिया है मैंने कि इनकी परिभाषा, व्यक्तित्व की परिभाषा इन्होंने दी है, तो वो क्या दी है? व्यक्तित्व वह है जो पूर्व कथन करता है कि व्यक्ति दी गई परिस्थिति में क्या करेगा, या फिर व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उस मनोशारीरिक तंत्रों को या गतिशील गत्यात्मक गठन को कहा जाता है जो वातावरण को अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। तो हमने वो उत्तर पहला वाला लिया है। व्यक्तित्व वह है जो पूर्व कथन करता है कि व्यक्ति दी गई परिस्थिति में क्या करेगा। हाँ, उन्होंने यही कहा था कि एक व्यक्ति दी गई परिस्थिति में क्या करेगा, यही उन्होंने परिभाषा दी थी। जो दूसरा वाला परिभाषा है वो व्यक्तित्व के बहुत ही अच्छे, जिनकी परिभाषा मानी जाती है, जिनका सिद्धांत माना जाता है, वो है गॉर्डन आल्पोर्ट। उनके द्वारा दी गई ये दूसरी वाली परिभाषा है। तीसरा मैंने प्रश्न लिया है कि कैटल ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। पहला लिया है मैंने 6, दूसरा है 5, तीसरा है 8 और चौथा है 7। तो उन्होंने कुल 6 अवस्थाएं बताई थी। कितनी बताई थी? कैटल ने सिर्फ 6 अवस्थाएं बताई थी विकास की। अगला प्रश्न है कि कैटल ने विकास के अवस्था क्रम को किस तरीके से दर्शाया है। अब यहाँ पे ऑप्शंस मैंने लिए हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, परिपक्वता, उत्तर परिपक्वता। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, परिपक्वता, उत्तर परिपक्वता। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वता, उत्तर परिपक्वता और बुढ़ापा, या फिर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, परिपक्वता, उत्तर परिपक्वता और बुढ़ापा। इसमें से आंसर लिया है मैंने तीसरा, जिसका सही और बिल्कुल क्रम है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वता और उत्तर परिपक्वता, तथा अंतिम अवस्था होती है बुढ़ापा। चलिए, उन्होंने फार्मूला को समझाया है, मतलब कि उनकी जो परिभाषा है, उनकी परिभाषा को एक फार्मूला के रूप में भी हम समझते हैं। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि R इक्वल्स टू F ब्रैकेट में P और S है, या फिर दूसरा ऑप्शन है R इक्वल्स टू P ब्रैकेट में F और S है, या फिर तीसरा है R इक्वल्स टू S अंडर ब्रैकेट P F है, या फिर R इक्वल्स टू P S अंडर ब्रैकेट 5F है। तो आंसर होगा पहला, R इक्वल्स टू F अंडर ब्रैकेट है P एंड S। अब यहाँ पे एक एक वर्ड को मैं समझा देती हूँ कि R का मतलब होता है रिएक्शन ऑफ पर्सन, F का मतलब होता है फंक्शन ऑफ पर्सन, P का मतलब होता है पर्सन या फिर पर्सनालिटी, और S मतलब वो सिचुएशन जिसमें वो अपने आप को दर्शाता है कि वो क्या करेगा। अगला प्रश्न है, कैटल ने स्नायु विकृति के मापन के लिए कौन सा, मतलब यहाँ पे 2 तरीके के उन्होंने टेस्ट बनाए थे। तो स्नायु विकृति और मनोविकृति के लिए अलग टेस्ट बनाया था। अब मैंने ऑप्शन दिए हैं 16 पर्सनालिटी फैक्टर, दूसरा है RAQ, तीसरा है CAQ, चौथा है MMPI। तो स्नायु विकृति और मनोविकृति के लिए उन्होंने CAQ बनाया है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चनेयर। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। CAQ का अर्थ होता है, पूरा फुल फॉर्म होता है क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चनेयर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैटल ने शील गुणों के मापन के लिए कौन सा प्रश्नावली बनाई थी? शील गुण, यहाँ पे आपके अंदर हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, ईमानदारी
या फिर बहुत सारे इमोशंस जो होते हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को उन्होंने 16 कैटेगरी में बांटा था। उनका किस तरीके से होता है, तो वो होता है 16 पर्सनालिटी फैक्टर के द्वारा, यानी कि 16 पीएफ के द्वारा। और इसका उत्तर मैंने लिया है 16 पीएफ। और यहाँ पे मैंने कुछ फैक्टर्स आपको बताए हैं जिसका एक दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कोई व्यक्ति सीरियस होता है या फिर दूसरा व्यक्ति हैप्पी गो लकी हो सकता है। कोई आउटगोइंग हो सकता है, कोई रिजर्व्ड हो सकता है, कोई लेस इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई मोर इंटेलिजेंट हो सकता है। इस तरीके से जो जो फैक्टर्स हैं उन सभी फैक्टर्स को मैंने आपके सामने बताया। तो ये मेरा वीडियो अब यहीं पे ख़त्म होता है। नमस्कार।